जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। सर, हमें सबसे पहले तो ये बताएँ कि यकसा कौमी निसाब की क्या ज़रूरत है पाकिस्तान में? और पाकिस्तान में ही नहीं, इसके बारे में इंडिया के अंदर भी बात होती है, बार-बार हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बात करती हैं। आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान में ये गवर्नमेंट जो लेकर आई है, ये है क्या? हमें थोड़ा-सा अगर आप मोटा-मोटा समझाएँ इसमें इसके मेन जो फीचर्स हैं, वो क्या हैं? देखें ज़रा, थोड़ी-सी बैकग्राउंड में जाना चाहिए जी। कि जब कॉलोनियल पावर्स एशिया और अफ्रीका से निकाल दी गईं, तो उसके बाद जो नई स्टेट्स बनी, उनमें से जो स्टेट्स सोशलिस्ट ओरिएंटेड थीं, उन्होंने 100% लिटरेसी के हवाले से नेशनल लिटरेसी कैंपेन शुरू करके और इलिटरेसी को ख़त्म कर दिया। ज़ाहिर है, ऐसी इनपुट से उन सोसाइटीज़ में बहुत फ़ायदा भी हुआ, जिसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल चाइना है, वियतनाम है, जहाँ पे जब इंडस्ट्री आई तो उनकी जो है वर्किंग क्लास भी मॉडर्न आइडियाज़, टेक्नोलॉजी, पढ़ना-लिखना से वेल वर्स्ड है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की आज़ादी में अचीवमेंट जो थी, हायर एजुकेशन पे दी गई और उसके रिजल्ट्स भी बड़े पॉजिटिव निकले हैं। लेकिन क्योंकि वहाँ पे भी ये 2 चीज़ें, एग्रीकल्चर और एजुकेशन, ये प्रोविंशियल लिस्ट पे रखी गई। हालाँकि नेहरू वाज़ नॉट इन फेवर ऑफ इट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन उसने अकेले तो नहीं बनाई। इट वाज़ मेड बाय एवरीबॉडी इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो उसकी वजह से लैंड अपना ज़िम्मेदारी ख़त्म हुई, कुछ जगह पे नहीं भी हुई। बिहार के अंदर बिग होल्डिंग्स कायम रहीं, कुछ और इलाकों में भी हुआ। इसी तरह एजुकेशन जो है अ, यूनिफ़ॉर्मली इंडिया में नहीं फैली, लेकिन पाकिस्तान से हमेशा अगर आप कंपेयर करें, तो इंडिया का रिकॉर्ड बेहतर है। पाकिस्तान जब तक बांग्लादेश हमारे साथ था, तो एक कौमी ज़ुबान, एक कौमी अ, ये एजुकेशनल सिस्टम में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा झगड़ा था। लेकिन जब से बांग्लादेश बन गया है और बंगाली वाला चैलेंज खत्म हो गया है, तो अगर आप पाकिस्तान में देखें तो उर्दू इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 7% ऑफ द पीपल। लेकिन हिस्टोरिकली पाकिस्तानी स्टेट जिस पे डिमांड हुई थी पार्टीशन की, वो ये था कि इस्लाम हमारा मज़हब है, दैट्स आवर दैट इज़ व्हाई वी आर अ नेशन। और उसी नेशन का हिस्सा ये भी है कि उर्दू इज़ द मदर टंग ऑफ मुस्लिम्स। हालाँकि ये बिल्कुल एक बेमायनी सी बात थी। तेलुगु स्पीकिंग, तमिल स्पीकिंग, बंगाली स्पीकिंग और कई और लोग जो हिंदुस्तान में मुसलमान थे, उनकी ये मदर टंग नहीं थी। पंजाब में भी नहीं थी। लेकिन पंजाब में अंग्रेज़ उर्दू ले आए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे आर्मी रिक्रूट करनी थी, तो यहाँ पे उर्दू में प्रोफिशिएंसी खासी थी। सिंध के अंदर उनकी अपनी ज़ुबान हुआ करती थी, उनमें रेजिस्टेंस भी हुई। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद उर्दू को नेशनल लैंग्वेज ही माना गया और जो प्रोविंशियल लैंग्वेजेज़ हैं, उनमें एजुकेशन को एनकरेज नहीं किया गया। क्लासरूम में अगर टीचर सिंधी में बोलना चाहें, तो पख्तूनिस्ता अपना खैबर पख्तूनख्वा में तो उसे तो आप नहीं ना रोक सकते, या पंजाब के अंदर भी टीचर अगर पंजाबी में बात करना चाहें। लेकिन जो किताबें थीं, निसाब थी, वो सारी उर्दू में इन्होंने रखी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट के सारे इंडिकेटर्स हमेशा पीछे रहे और आम बच्चों की एजुकेशन जो है, उसको कभी तरजीह नहीं दी गई। यहाँ पे जो एक एलीट के स्कूल थे और वहाँ पे ही जिसके पास पैसा हुआ, उन्होंने बच्चे बच्चे वहाँ पे डाले, तो बिल्कुल एक आपको फ़र्क नज़र आता है कि जो लोग उन स्कूलों में गए और जो आम स्कूलों में गए, उनमें बहुत बड़ा फ़र्क था। फिर एक मदरसे का भी फैक्टर है, जिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर इन सब को ख़त्म करके वाक़ई
एक नेशनल करिकुलम, एक नेशनल लैंग्वेज क्या कहते हैं एजुकेशनल सिस्टम लाया जाता है, जो इन इक्वालिटीज़ को अ, कम से कम क्लासरूम में ख़त्म कर देता है, स्कूलों में ख़त्म कर देता है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन वो क्या एजुकेशन हो सकती है जो इन स्कूलों में दी जाए, जो पाकिस्तानी बच्चों को, स्टूडेंट्स को दुनिया में कॉम्पिटिशन के लिए तैयार करें और एक नई सोसाइटी जो है, इंसानियत पे बेस्ड हो, उसको कामयाब करा सकें। वो वहाँ पे क्वेश्चनेबल हैं कई फीचर्स इस नेशनल करिकुलम के जो सारों के लिए है। सबको एजुकेशन मिले, सब स्कूलों में आएँ, एज़ अ प्रिंसिपल आई स्टैंड बिहाइंड इट 100%। क्योंकि उसके रिज़ल्ट आप देख लें, वियतनाम, क्यूबा, जहाँ-जहाँ सोशलिस्ट मुल्क आए हैं और अपना इमरान खान इज़ वेरी इम्प्रेस्ड विद चाइना, उनमें से एक वजह तो ये भी होगी कि उन्होंने 100% लिटरेसी तकरीबन अचीव कर ली हुई है। सो इस तरीके से मैं इन चीज़ों को देखता हूँ। जी, स्टैंडर्ड से लेके 5th स्टैंडर्ड तक जो भी क्लासरूम के अंदर वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, उन सबको मज़हब पढ़ना होगा। जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं, वो उस वक़्त उनको बाहर जा सकते हैं या वो अपने मज़हब की पढ़ाई कर सकते हैं। तो एक कौम तो जो हम जो ख़्याल इमरान खान साहब का था, हमें एक कौम बनना है, तो वो कौम बनने के लिए जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं, उनको क्लास से बाहर निकाल देना या उनको ये कहना कि आप अपना मज़हब पढ़ें, ये कहाँ तक दुरुस्त है? ये तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, लेकिन जो मुसलमान बच्चों के साथ भी ये पॉलिसी लेके आए हैं, ये मैं समझता हूँ इससे बहुत नुकसान होगा। उसकी वजह ये है कि अगर हम देखें ना दुनिया में जो कामयाब कौमें हैं, उन्होंने मज़हब को साइड पे रख के एजुकेशन को एक तो है कि एजुकेशन में आपको वो कहते हैं स्किल्स सिखाए जाएँ ताकि आप एक हुनर सीख लें, एक तो ये है। दूसरा है कि एजुकेशन के ज़रिए आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मैनेज कर सकें और उसमें फ़ंक्शन कर सकें। तीसरा ये है कि एजुकेशन के ज़रिए आप एक डेमोक्रेटिक कल्चर भी एक्वायर करें। डेमोक्रेटिक कल्चर में तो स्केप्टिसिज्म अबाउट ऑल एब्सोल्यूट ट्रूथ्स इज एन एसेंशियल पॉइंट। मसलन स्वीडन के अंदर स्कूलों में बच्चों को रिलीजन का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन हर रिलीजन को वो एक इंट्रोडक्टरी के भी ये इनके बिलीफ्स हैं और ये इनकी बेस ये है कंपैरिजन, ताकि आप हर मजहब के अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, जो उसकी फीचर्स हैं, वो आप समझ सकें। अगर इस किस्म की अप्रोच हो कि मज़हब हिंदुइज़्म की जो पॉज़िटिव चीज़ें हैं, वो बताई जाएँ या उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उस पे भी ज़िक्र हो सकता है। इस्लाम के अंदर भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका भी ज़िक्र हो, लेकिन इस्लाम की जो पॉज़िटिव कॉन्ट्रिब्यूशंस हैं कुरान शरीफ की और सो उसका ज़िक्र होना चाहिए। क्रिश्चियनिटी ने क्या कॉन्ट्रिब्यूट किया, जूडाइज़्म ने क्या किया, बुद्धिज़्म ने क्या किया, अगर ये सिखाया जाए not as a major way of testing students but just informing them कि दुनिया में कई सिविलाइजेशन इमर्ज की जिनकी ये एथिकल वैल्यूज थी, वो तो मुझे पॉजिटिव लगता है और वो आपको ग्लोबल सिटीजन बनाता है। जो ये हमारा एम्फोसिस होगा कि इस्लाम के ये जो हैं सारे कुरान शरीफ के पता नहीं कितने स्पारे सारे सीखेंगे और हदीस हैं, फॉर मी दिस इज इनडॉक्ट्रिनेशन। और इनडॉक्ट्रिनेशन के अंदर आप बच्चों को एक आई वुड से इनएडवर्टेंटली मे बी अब उन्हें समझ नहीं आ रही, उनमें एक प्रेजुडिस क्रिएट कर रहे हैं कि इस्लाम को ओवरली इन्फॉर्म कर दिया जाए और बाकी मज़हबों का ज़िक्र भी ना उनको बताया जाए और जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं, वो वहाँ पे हो ही ना। तो एक दीवार तो इन्होंने खुद खड़ी कर दी ना इस तरह। कि वो अपने मज़हब सीखें, ये वो कुछ भी नहीं होगा। देखिए पाकिस्तान मैंने बार-बार अपनी रिसर्च में शो किया है, इसका प्रॉब्लम ही ये था कि बजाय एक धरती पे रहने वाले लोगों के लिए आप कह सकते हैं कि भी पाकिस्तान बनेगा, जिसमें या हिंदुस्तान का हिस्सा आप रहते, अगर पाकिस्तान बनना भी था, तो उसकी मज़हब की बुनियाद ना हो सकती, उस पंजाबियत हो सकती थी
सिंधी ज़ुबान की, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। मज़हब की बुनियाद पे पाकिस्तान बना और जिन्ना साहब की कई स्टेटमेंट्स हैं। एक तो एजुकेशन पे उन्होंने बहुत ज़ोर दिया कि विदाउट एजुकेशन पाकिस्तान इज़ नोवेयर, व्हिच इज़ वेरी गुड। लेकिन उनकी कहीं-कहीं स्टेटमेंट्स भी हैं कि इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है, वो है हमारी इंस्पिरेशन। तो उसको लोग लेके अब जिस तरह मर्ज़ी ट्विस्ट कर दें, बढ़ा दें, कम कर दें, उसमें से निकलता मौदूदी है फिर। हुँ। जिन्ना साहब ने जिन बुनियादों पे पाकिस्तान बनाया, उसके लिए उनके पास कोई सोच नहीं थी। उस सोच को पूरा आके मौदूदी ने किया। और अब जो अ अ ये इमरान खान और इनके लोग जो कर रहे हैं, मे बी नॉट फुली कॉन्शियस ऑफ इट, मगर ये तो वही एजेंडा है जो मौदूदी लेके आए और जिन्होंने 1950 1 में 22 पॉइंट्स बनाने के बाद आइडियोलॉजिकल हेजेमनी पाकिस्तान पे उन्होंने कायम कर ली। तो ये वी दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि जी। शुरू से ही हुआ था। पाकिस्तान की बुनियाद इस्लाम थी। वो क्या इस्लाम होगा ये तो जिन्ना साहब ने नहीं बताया। लेकिन ये कहा कि इस्लाम की वजह से ये पाकिस्तान बन रहा है, इसको बचाना है और मुसलमानों को बचाना है। तो अब जो ये पॉलिसी लेके आए, देखिए अगर इमरान खान आके ये चीज़ ना करते, बल्कि ये कर देते कि सब मज़हबों का थोड़ा-थोड़ा बताया जाएगा, तो आई थिंक पाकिस्तानीज़ वुड हैव एक्सेप्टेड इट। लोगों को क्या, लोग जानते भी हैं, यहाँ के किस्से कहानियाँ भी जानते हैं। और जो हमें नज़र आता है जो टेररिज्म माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हुई है, एक सिम्पैथेटिक एनलाइटेंड गवर्नमेंट जो है, इस्लाम की टीचिंग भी रखती तो बाकी मज़हबों में जो अच्छी चीज़ें हैं वो ले आते। तो एक आप कह सकते हैं एक प्लूरलिस्ट एथिक्स सबके इकट्ठे रहने के जो स्वीडन में करते हैं वो, सर इस्लाम के खिलाफ। हाँ, एक इस्लामिक रियासत प्लूरलिस्टिक वैल्यूज़ तो नहीं सिखा सकती। उनके लिए तो इस्लाम के सिवा तमाम जो दीन हैं वो झूठे हैं। ये मुझे ये पता है। इस्लाम आई नो। जी। तो जी, जी, बिल्कुल आप जानते हैं मैं ऑडियंस के लिए बता रहा हूँ। अब ऑडियंस सवाल का यहाँ पर ये जो है, जो मैं जिस तरह बढ़ना चाह रहा हूँ वो ये है सर कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो इस्लामियात का सब्जेक्ट भी रखा है, जी, उसके अंदर पहले ही चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो एम्फेसिस दिया है बच्चों के लिए वो वर्ड है टॉलरेंस, कि अच्छा, आप बर्दाश्त। अच्छा। तो बच्चों को तो ये बताना जाना चाहिए कि हम कोएग्जिस्ट कैसे करें। ये कहना कि बर्दाश्त करना सीखो एक दूसरे को। आपका क्या ख्याल है ये एक वर्ड जो है बर्दाश्त, कि एक दू आपकी आपके आपके आप अलग-अलग मकतबे फ़िक्र के हो सकते हैं लेकिन एक दूसरे को बर्दाश्त करो। हुँ। तो कौम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती, वो तो कोएग्जिस्ट करती है। अच्छी, ये आपने बड़ी अच्छी डिस्टिंक्शन दी है। और कोएग्जिस्ट करने के लिए उस कौम के जितने भी प्लूरलिस्ट वैल्यूज़ हैं, उनको आप रिकॉग्नाइज़ करके देखें। जब से मुसलमान स्वीडन के अंदर आए हैं, तो उन्होंने इस्लाम को भी पहले भी पढ़ाते थे, लेकिन और ज़्यादा उन्होंने कर दिया ताकि एक रिप्रेजेंटेशन का आइडिया तो आ जाता है ना। चलो आप इस्लाम पे ज़्यादा एम्फेसिस दे दें, लेकिन इस्लाम की ये जो टॉलरेंस है, इसको आप कन्वर्ट कर दें इनटू म्यूचुअल एक्सेप्टेंस, कहीं न कहीं हुँ। तो आपको ये करना ही पड़ेगा ना। मसलन बुल्ले शाह का ये शेर अगर ये पूरी इसमें ले आएँ, तो इनका मसला हल हो जाता है। गल समझ लई ते रौला की, गल समझ लई ते रौला की, ए राम रहीम ते मौला की। यानी कि अगर तुम्हें एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी समझ आ जाए, वो एक सूफी प्रिंसिपल भी है, वहदतुल वजूद, द यूनिटी ऑफ क्रिएशन। ये बेसिकली इंडिया का ओरिजिनल आइडिया है जो दुनिया ने अडॉप्ट किया है। सूफियों ने भी इंडिया से अडॉप्ट कर लिया। तो आप इस तरह ले आए। गल समझ लई कि अगर आप इंसानियत की यूनिटी को मान लें, ते रौला की, ए राम राम रहीम रहीम ते जिंदाबाद। मौला की, कोई राम का नाम जपता है, कोई रहीम का जपता है। और सो व्हाट इफ दे ऑल लीड इन द सेम डायरेक्शन, जैसे महात्मा गांधी ने भी कहा था जब वो हर मजहब की रिलीजियस बुक से इवनिंग प्रेयर्स करते थे, तो उसमें जो कॉमन ह्यूमैनिटी वाली वर्सेस थी उन पे जोर दिया जाता था।
जी, बाकी कुरान को पढ़ना, ये पढ़ना एक प्राइवेट बात होनी चाहिए, जो लोग इंटरेस्टेड हैं। आप बहुत तो खूब। कुरान के अंदर और हदीस के अंदर वो चीज़ें लाएँ ना, जो टॉलरेंस बताती हैं। लिहाज़ा ये क्योंकि आइडियोलॉजिकली चार्ज्ड किस्म की एक regime आ गई है। हाँ जी, वैसे जी, तो देखा जाए सबने ये हरकतें यही की हैं। एक मौके पे जब नवाज़ शरीफ साहब अंडर थ्रेट थे, तो उन्होंने कहा मैं 15th अमेंडमेंट ला के तो शरिया को लॉ ऑफ द लैंड बना रहा हूँ, जो कि ज़िया भी नहीं कर सके। तो ये हमारी हिस्ट्री है, व्हेनेवर इन ट्रबल सीक रेफ्यूज इन इस्लाम एंड ट्राई टू आउटबिड योर अपोनेंट्स, और ट्रू, outbidding the opponents leads ultimately to such educational policy. So tolerance is only the beginning. The philosophical position is कि यार ये सब इंसान जो हैं वो एक ही रियलिटी है, उसके कई रूप हैं, ये सिखाना चाहिए। और जैसे मैंने बुल्ले शाह को कोट किया है, क्लियरली उसने इस बात का जिक्र किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए इंडिया पाकिस्तान के रिलेटेड टॉपिक के ऊपर। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।